नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है देश दुनिया का। यूपी में योगी राज में नॉन स्टॉप एनकाउंटर चल रहे हैं और ये एनकाउंटर सिर्फ अपराधियों का नहीं बल्कि उस दुष्प्रचार का भी है जिसमें एक खास एजेंडा चलाया जाता है कि योगी राज में धर्म और जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यूपी में पिछले 24 घंटे में 5 एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन इनमें 5 में से एक भी एनकाउंटर के लिए किसी के आंसू नहीं निकले। किसी ने नहीं कहा कि योगी सरकार में निर्दोषों को मारा जा रहा। किसी ने एनकाउंटर को जाति और धर्म का एजेंडा नहीं बनाया। देखिए रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी की पुलिस फुल एक्शन में है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हनक ऐसी कि पुलिस की बंदूक से निकलने वाली गोली के खौफ से बदमाश भीगी बिल्ली बने हुए हैं। आलम यह है कि सूबे के अपराधी पुलिस से जान की भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और हाथ पैर जोड़कर माफी की गुहार लगा रहे हैं। मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी, मैंने जो अपराध करा है मुख्तार उसका सुनील पाल वाला, उसमें मुझे बचा दो। मैं पुलिस में सरेंडर कर पेश हो रहा हूँ। योगी जी, मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। ये वही अपराधी हैं जिस पर कॉमेडियन सुनील पाल और एक्टर मुश्ताक मोहम्मद खान का अपहरण करने का आरोप लगा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2 एनकाउंटर में अपराधियों की मौत के बाद बिजनौर का ये अपराधी खौफ के मारे कांपने लगा। इसको लगने लगा कि एनकाउंटर का अगला नंबर इसी का है। लिहाजा सुबह सुबह अपराधी अंकित थाने पहुंच गया और योगी जी से हाथ जोड़कर जान बख्श देने की गुहार लगाने लगा। थाने में सरेंडर करने और अपना जुर्म कबूलने के बाद बिजनौर कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं तब से पुलिस की पिस्तौल से अपराधी इतना डरने लगे हैं कि वो खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। योगी के राज में अपराधी गले में तख्तियां लटकाकर जान बख्श देने की गुहार लगाते नजर आते हैं। एक बार फिर सुनिए बिजनौर का ये अपराधी कैसे अपने अपराध की माफी मांग रहा है। मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी, मैंने जो अपराध करा है मुख्तार उसका सुनील पाल वाला, उसमें मुझे बचा दो। मैं पुलिस में सरेंडर कर पेश हो रहा हूँ। योगी जी, मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। दरअसल सुनील पाल अपहरण केस में पुलिस को अंकित की तलाश थी। इसी बीच उसे पता चला कि पुलिस ने 2 अपराधियों को वारदात के 24 घंटे के भीतर जहन्नुम पहुंचा दिया है, जिसके बाद उसे मौत का खौफ सताने लगा था। 2 दिन पहले यानी रविवार की रात को बदमाशों ने लखनऊ के चिन्हट में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में सेंधमारी की। आरोपियों ने बैंक के 42 लॉकर्स तोड़कर उसमें रखे करोड़ों के गहने और कीमती सामान चोरी कर लिए थे। इसके बाद से ही पुलिस इस गैंग की तलाश में जुट गई थी। मुखबिरी के आधार पर पुलिस ने सोमवार की देर रात पहला एनकाउंटर लखनऊ में किया, जहां सुविंदर कुमार मारा गया। इसके कुछ ही घंटों बाद गाजीपुर में सनी दयाल से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों बदमाश एनकाउंटर में मारे गए। इसके अलावा पुलिस ने 3 बदमाश कैलाश, अरविंद और बलराम को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था। अभी भी इस केस में 2 आरोपी बदमाश विपिन वर्मा और मिथुन फरार हैं। ये तस्वीरें जो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो सर्कल बना हुआ है, ये वही जगह है जहाँ पर पुलिस के बुलेट्स गिरे थे इनकाउंटर के दौरान। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सर्कल बने हुए हैं और दूसरा यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा यहाँ पर बना हुआ है, यानी इनकाउंटर के बाद जो आरोपी ढेर हुआ है वो इसी स्पॉट पे हुआ है। बताया यही जा रहा है कि पुलिस के पास इनपुट था कि जो आरोपी था वो बिहार भागने की कोशिश में था, क्योंकि वो बिहार के मुंगेर का रहने वाला था। इसी रास्ते से वो बिहार भागना चाहता था और पुलिस को यह जानकारी मिली, पुलिस ने
उसको यहीं पर घेराबंदी की, लेकिन उसके पास अवैध तमंचा था जिससे उसने हवाई फायरिंग कर दी और फिर पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो आरोपी यहीं पर ढेर हो गया। गाजीपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी सनी दयाल बिहार के मुंगेर का रहने वाला था। घटना के बाद वो बिहार भागने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में चेकिंग के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद एनकाउंटर में पुलिस ने उसे भी ढेर कर दिया। जब चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वो वहां से गाड़ी पलट के और वहां से भाग निकले। वही मौका पाकर वो सड़क से उतर के एक सुनसान निर्जन स्थान की तरफ उन्होंने भागने का वहां पर प्रयास किया, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहां से भाग गया और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहां से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जवाबी फायरिंग में जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस के मुताबिक लखनऊ की इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी का प्लान अपराधियों ने जेल में बंद रहने के दौरान बनाया था। बिहार के अरविंद और लखनऊ के विपिन वर्मा इस प्लान के मास्टरमाइंड थे। विपिन को बैंक के बारे में पूरी जानकारी थी। उसी ने अरविंद को इस सेंधमारी के लिए तैयार किया। बताया जा रहा है कि बैंक में न गार्ड की तैनाती थी और न ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यही खामियां देखकर बदमाशों ने इस बैंक को निशाना बनाने के लिए चुना था। एक बहन अपने भाई से कहती है सट्टे का नंबर बताओ, यहां तक कि उसके साथी लड़की के भाई को जंगल लेकर जाते हैं और कहते हैं जाओ खजाने का पता लगाओ। आखिर ये इल्जाम और खजाने की पहेली क्या है? देखिए हैरान करने वाली खबर। बहन का फरमान, सट्टे का नंबर बताओ। उल्टा पैदा हुआ भाई, क्या बहन बनी कसाई? उल्टा पैदा होने का खजाना कनेक्शन। वहम का जाल, वो होना चाहती मालामाल। अंधविश्वास का खेल, रिश्ते फेल। और फिर माल के चक्कर में फिर वो कह रहे थे सट्टे का नंबर बता, नहीं हम मारेंगे तुझे। इस जंगल में एक तलाश चल रही थी। वो तलाश थी खजाने की। जमीन में दफन खजाना, सोने चांदी की अशर्फियां, ना जाने क्या क्या। इस बच्चे को लेकर इसी जंगल में वो गैंग घूम रही थी। बच्चे को डराया धमकाया गया और बार बार कहा गया तुम्हें बताना ही होगा खजाना कहाँ है। इल्जाम कि बच्चे की सम्मानीय मदन राठौड़ जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, श्री प्रेमचंद बैरवा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बहुत नजदीकी से काम किया, ऐसे सम्मानीय घनश्याम तिवारी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, कैबिनेट में हमारे साथी भाई राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, भाई जोगाराम जी पटेल साहब, हमारे जयपुर की सांसद बहन मंजू शर्मा जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, हमारे पार्टी के जयपुर शहर के अध्यक्ष, जयपुर ग्रामीण के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में आए सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता भाई और बहनों, आपने श्रीमती अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हमारे वरिष्ठ जनों ने
बहुत ही विस्तार से आपको बताया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे भारत मां के सपूत जिन्होंने पूरे जीवन मां भारती की सेवा के लिए और एक लक्ष्य को लेते हुए उन्होंने अपने जीवन को संजोया। उन्होंने हमेशा राष्ट्र हमारा कैसे मजबूत रहे, राष्ट्र की परिकल्पना का आधार बनाने वाले अगर कोई राजनेता थे, उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। वे एक कुशल नेता ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील कवि, प्रखर वक्ता, सच्चे देशभक्त, ये सभी गुण उनके अंदर विद्यमान थे। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व समुद्र की तरह गहरा और आकाश की तरह विशाल था। जब वो लोकसभा के अंदर बोलते थे, चाहे कोई भी हो, उनकी बात को लोग गंभीरता से सुनते थे। उनकी हर बात तर्क संगत होती थी, प्रामाणिकता के आधार पर वो बात कहते थे और लोग चाहे वो कोई से भी दल का हो, वो विश्वास करते थे। तो अटल जयंती पर बीजेपी सुशासन दिवस मना रही है और बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त कार्यक्रम लगातार जारी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं संगम नगरी की, क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ आकार लेने लगा है। जैसे जैसे भीड़ आनी शुरू हो रही है, वैसे वैसे नई नई चीजें देखने को मिलने लगी हैं। प्रयागराज के अरेल घाट पर डोम सिटी का निर्माण किया गया है। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। धर्मनगरी प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। एक तरफ साधु संतों का डेरा तैयार हो चुका है, तो कल्पवासियों के लिए तंबुओं का शहर भी बसने लगा है। इस बार महाकुंभ कई रिकॉर्ड अपने नाम करेगा, जो इतिहास बनेगा। महाकुंभ में पर्यटकों के लिए भी सुविधाएं बेहतर होंगी। पर्यटकों के लिए किसी प्रकार की समस्या न हो, इसे ध्यान में रखकर कई नई चीजें भी तैयार हो रही हैं। इस बीच आस्था के सबसे बड़े समागम महाकुंभ में पहली बार पर्यटकों को डोम सिटी में रहने का आनंद मिलेगा। महाकुंभ नगर के अरेल क्षेत्र में तैयार हो रही डोम सिटी में ठहरकर लोग हिल स्टेशन को महसूस करेंगे। ये एक्चुअली जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस गया है कि हमारी कोशिश बस यही रही है कि महाकुंभ में जो भी हमारे पास गेस्ट आएंगे उनको हम कितना बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं, तो वही कोशिश थी। गंगा नदी के किनारे बनाए जा रहे डोम सिटी तक न्यूज 18 भी पहुंचा और डोम सिटी के भीतर की सुविधाओं को देखा कि पर्यटकों के लिए क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। ये देखिए डोम का स्ट्रक्चर है और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके का बना है। इसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं होंगी और भी बहुत कुछ है, वो हम आपको अंदर जब चलेंगे तो दिखाएंगे। यहाँ से हम एंटर करेंगे और आप जब यहाँ अंदर पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप किसी आलीशान होटल में हैं, ऐसा आपको फील आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना खूबसूरत इंटीरियर के माध्यम से सब कुछ एस्टैब्लिश किया गया है। यहाँ जिन्होंने ये पूरा इंटीरियर डिजाइन किया है, पूरा ये जो देख रहे हैं डोम सिटी का डिजाइन, झूमर आप देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। ये देख रहे हैं, ये नजारा जो है ये गंगा जी का नजारा है। इधर बिल्कुल फ्रंट पर गंगा जी आपको दिखेंगी। इस बार पहली बार डोम सिटी का निर्माण किया जा रहा है। 15 फीट की ऊंचाई पर इसे बनाया जा रहा है। इसमें सात्विक भोजन के साथ साथ सभी लग्जरियस सुविधा मिलेगी। 44 डोम और 176 कॉटेज बनाए गए हैं। इनकी कुल संख्या 220 रहेगी।
डोम सिटी के डायरेक्टर से किराए के बारे में भी जानकारी। सीधा आपको जयपुर लिए चलते हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती आज है और बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। और मित्रों, ये एक की नहीं है, 1, 2, 3, 4 पीढ़ी इसमें खप गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो उनको ये नहीं था कि वो सांसद भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, कभी उनके मन में ये विचार नहीं आया। वो सिर्फ राष्ट्र के लिए और मां भारती के लिए काम कर रहे थे। कई मेरे जो सीनियर है वो जानते हैं, बताते हैं। देखा है कि आप तो जीतने की बात करते हैं। अगर हमारा कोई पार्षद भी होता था, विधायक भी होता था, जीतने की तो बात छोड़िए, अगर जमानत भी बचा लेता था तो दिल्ली से उसके लिए पत्र आता था कि आपने अपनी जमानत बचाई, इतने % वोट आपने प्राप्त किए, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप सोचिए कहां से चला ये सिलसिला, कहां से चला। आज हम सोच सकते हैं कि किस तरह से धीरे 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 सेने सेने हमारी ये यात्रा कहां बढ़ी। कभी कभी उनके मन में विचार आता था और वो कहते थे, कार्यकर्ताओं के बीच में भी कहते थे कि आप जनसंख्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे हो तो आपको काम की स्पष्टता है क्या, कि आखिर आप काम इसमें क्यों कर रहे हो। उनका ध्येय था, उनका मत था कि जहां मैं काम कर रहा हूं मेरी स्पष्टता होनी चाहिए, मेरा विचार उससे जुड़ा या नहीं जुड़ा, मैं किस लिए काम कर रहा हूं। इसलिए उन्होंने कहा कि सुशासन और संवेदनाएं दोनों को लेकर के हम चलेंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। अंत्योदय की योजनाएं, क्योंकि आपने देखा कि जिन मूल्यों के आधार पर आजादी के हमारे दीवाने, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, अपने आप को समर्पण कर दिया, कूट कूट के अंदर उनके जो भाव अंदर भरे हुए थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के, चाहे वो लोकसभा हो या कार्यकर्ता बैठक हो या सभा हो, उनमें निकल करके आती थी। मित्रों, मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि मैं भी उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुझे सानिध्य मिला। कई बार उनसे मिलने का मौका भी मिला, कई बार उनके इतने बड़े होते हुए कितने साधारण सरल व्यक्तित्व के धनी थे, ये हम जानते हैं। 93 में हमारी यहां सरकार बनी थी, केंद्र का आंदोलन आया, हमें भी मौका मिला, आगरा से यात्रा प्रवेश करनी थी, जयपुर आनी थी। आगरा से लेकर के जयपुर उनकी व्यवस्थाओं में मुझे लगाया था। मैं उनकी व्यवस्थाओं में जयपुर तक आया। उन दिनों में युवा मोर्चे में काम करता था तो बड़ा सानिध्य मिला। जयपुर नजदीक था लेकिन रात्रि विश्राम उनका तौसा में हुआ। अगले दिन तौसा से जयपुर के लिए आए। पहले दिन आगरा से प्रवेश की और आगरा से भरतपुर होकर के दौसा में रात्रि विश्राम था, तो पूरे समय उनके साथ रहने का मौका मिला। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का धाम, जो उनका काम है, वहां परिखम में हमारे ताऊ जी रहते, वो उन्होंने उनके साथ काम किया। गिरिराज दादा के नाम से वो जाने जाते थे और वो गिरिराज दादा और वो साथ साथ अटल जी और वो दीनदयाल जी ने काम किया। गोवर्धन से वो चुनाव लड़े। 98 में मैंने ताऊ जी को कहा कि आप चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास 98 का चुनाव था, उसमें हम भी उनको लेकर के कि हमारी सिफारिश भी आप करिए। तो दादा ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, आपको एक पत्र दे देता हूं,
आप इसे लेकर के पहुंच जाइए और उनको बता दीजिए। तो उन्होंने एक पत्र लिखा, पत्र भी स्पष्ट था। उस पत्र में उन्होंने लिखा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये हमारा भतीजा है, आपके पास मिलने आ रहा है। हमारे में तो परिवार में से किसी ने राजनीति जानता नहीं है, लेकिन इसके मन में कुछ विचार है, सिर्फ इनको सुन लेना, बाकी कुछ मत करना। इतना उन्होंने पत्र में लिखा। मैं पत्र को लेकर के पहुंचा, मैंने वहां पत्र दिया और उन्होंने मेरे से कहा, क्योंकि माननीय घनश्याम जी भाई साहब कह रहे थे, तो उन्होंने कहा, अच्छा गिरिराज दादा ने के यहाँ से आए हो? कि हाँ, दाल बाटी चूरमा अच्छा खिलाते थे, दाल बाटी चूरमा अच्छा खिलाते थे, क्योंकि वो ब्रज का दाल बाटी चूरमा का उनको ध्यान था, तो उसका जिक्र भी उन्होंने किया। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरह से युवा रहते हुए युवा से लेकर के जो उन्होंने काम किया, एक राष्ट्र को दिशा देने का काम किया। और आपको ये और बताना चाहता हूं, कुछ भी सही, लेकिन लोकसभा में जब वो तर्कसंगत बात रखते थे तो विरोधी भी उनका लोहा मानते थे और लोग भी सुनते थे, क्योंकि जो वो कहते थे, कई बार उनके जीवन की कविताएं भी हैं। टूटे हुए सपनों की कौन सुने जिसकी, अंतर की चीर बिता पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। यही नहीं, एक बार आपने भी सुनी होगी, कई लोगों को ध्यान भी होगा, लोकसभा के अंदर बहस चल रही थी। बहस कोई केदारनाथ की थी और उनके बार बार केदारनाथ कह रहे थे, एक बार अमरनाथ निकल गया। विरोध के लोगों ने कहा कि आप तो केदारनाथ की बात कर रहे हो, अमरनाथ पर कैसे पहुंच गए? तो उनका तर्कसंगत उत्तर देखिए। उन्होंने कहा कि मेरे को तो सारे नाथ एक से लगते हैं। तो उनकी त्वरित जवाब देना और उसको तर्कसंगत देना, ये बहुत बड़ी बात उनकी थी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि उनके जीवन से, क्योंकि जिन्होंने भारतीय राजनीति में सुस्ता, सौम्यता, पारदर्शिता, सुशासन और संवेदनशीलता का उदाहरण अगर कोई है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने इनका पालन करते हुए राजनीति, वर्तमान राजनीति के मूल्यों को अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। महसूस भी होती है। संसद के बाहर आपने देखा होगा जिस तरह से कल परसों का वाक्य था कि संसद के अंदर जा रहे हैं और किस तरह से हमारे जो सांसद थे उनको चोट लगती है। निश्चित रूप से ये संसदीय परंपरा किस तरह की हो, अगर कोई सीखे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से सीखे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए, मारो राजस्थान में